हाँ स्टार्ट करें। आज का क्वेश्चन देखिए, यहां से क्वेश्चन अच्छा है। पहले बहुत एरर रहता था, अब से सुधर गया, अब से ऐसा ही रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और लास्ट में 5 मिनट कुछ बात करेंगे, उसके बाद ठीक है ना। पहले स्टार्ट कर लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं बढ़िया से। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए इसके बाद जो था ना कल जहां से कराए थे उसी का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 58 से स्टार्ट है, और उसके बाद मैथ था ना, इसलिए क्वेश्चन 1 से लिख दिए हैं। ठीक है ना, 1 2 3 करके लिखा गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कल से फिर से नया आएगा, नया वाला 1275 वाला कल कराएंगे। 1275 वाला फर्स्ट शिफ्ट का प्रथम पाली का जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन कल कराएंगे। कल वाला जो बाकी था उसी में से बाकी है, वही करा रहे हैं अभी। ठीक है, हाँ भेज देते हैं। देखिए बैला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है, भेज दीजिए। बैला डीला किस लिए प्रसिद्ध है? तो बैला डीला का जो खदान पड़ता है यह कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। बैलाडीला का जो खदान पड़ता है वह छत्तीसगढ़ में पड़ता है। समझिए बैलाडीला के बारे में। अब बैलाडीला जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए। देखिए बैलाडीला होता है ना लौह अयस्क। भारत में जो लोहा उत्पादन होता है तो लोहा उत्पादन में लगभग 4-5 ही राज्य है जो अग्रणी भूमिका निभाता है। जैसे आपका हो गया उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उसके बाद आप नीचे में आ जाइएगा तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया। ठीक है ना, पूर्वोत्तर भारत में चल जाइएगा तो असम कुछ राज्य है। बस इतना ही राज्य है, लगभग 95% लौह अयस्क का उत्पादन करता है। और जो लोहा होता है, ठीक है ना, इसका 4 गो अयस्क भी होता है। कितना अयस्क होता है? 4। इसका एक ट्रिक है, इसका ट्रिक क्या है? सहेली। इसका जो ट्रिक है उसका नाम क्या है? सहेली। सहेली मैं, सहेली मैं, दिखाई दे रहा है ये कलर? सहेली मैं। देखिए स से होता है सिडेराइट। स से क्या होता है? सिडेराइट। स से क्या होता है? सिडेराइट। और हे से होता है हेमाटाइट। क्या होता है? हेमेटाइट। और ली से होता है लेग्नाइट। क्या होता है? लेग्नाइट, लेग्नाइट। और मां से क्या होता है? मैग्नेटाइट। क्या होता है? मैग्नेटाइट। बस इसका ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक याद रखना है। सहेली मैं, क्या ट्रिक है? सहेली मैं, सहेली मैं। स से क्या होता है? सिडेराइट। क्वेश्चन पूछ देगा इसमें से कौन सा लौह अयस्क नहीं है, तो 4 को जो है ना ये लौह अयस्क है। ये एक है सहेली मैं, सहेली मैं। स से होता है सिडेराइट, हे से होता है हेमेटाइट, ली से होता है लिग्नाइट, और मैं से होता है मैग्नेटाइट होता है। क्या होता है? मैग्नेटाइट। और लोहा के उत्पादन में, लोहा अयस्क के उत्पादन में आपका छत्तीसगढ़ का बैलाडीला काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो लोहा उत्पादन में कहेगा तो कौन सा राज्य अग्रणी में है? छत्तीसगढ़ है। कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। उसके बाद आगे बात किया जाए सोने के लिए। तो देखिए सोना का भूमि के नाम से जाना जाता है किसे? तो सोना के भूमि के नाम से जाना जाता है कर्नाटक को। किसे जाना जाता है? कहेगा सोना का भूमि किसे कहते हैं? कर्नाटक को। और कर्नाटक में ही एक KGF फिल्म निकला था, देखे हैं? रॉकी, रॉकी, रॉकी का जो है फिल्म वह KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड जो KGF फिल्म है किस पर है? सोना के लिए है। ठीक है ना। उसके बाद चांदी के लिए, चांदी के लिए कहा जाए तो मध्य प्रदेश का जो मलाजखंभ है, मध्य प्रदेश का मलाजखंभ जो होता है यहाँ सबसे अधिक उत्पादन होता है मलाजखंभ में। पर बात किया जाए सबसे अधिक भंडारण कहाँ होता है, तो चांदी का सबसे भंडारण कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। कहाँ होता है? राजस्थान में। वहीं अभ्रक के लिए बात किया जाए तो जो अभ्रक सबसे अधिक होता है नेल्लोर में होता है। कहाँ होता है? नेल्लोर में होता है। और अभ्रक नेल्लोर में होता है। ठीक है ना। पर वर्तमान की बात किया जाए, वर्तमान की बात किया जाए तो यह अभ्रक
या झारखंड के, झारखंड के कहाँ होता है? कोडरमा में होता है। उनका राज के बारे में बात थोड़ा भी नहीं करते हैं तो एकदम पिनक जाते हैं, ठीक है ना। कोडरमा, कोडरमा, ठीक है ना, कहाँ पे है? कोडरमा, ठीक है ना। उसके बाद अभ्रक की बात किया जाए, अभ्रक या आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में सबसे अधिक पाया जाता था पहले। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में पाया जाता था, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में। तो आपसे क्वेश्चन यह पूछ रहा था बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। आप एग्जाम में ध्यान रखिएगा जो भी अयस्क है उसका पूरा डाटा याद कर लेना है। तांबा के उत्पादन कौन अग्रणी है, ठीक है ना। बॉक्साइट के उत्पादन कौन अग्रणी है, उसके बाद लबर के उत्पादन कौन अग्रणी है। जितना भी खनिज संसाधन है, खनिज संसाधन दरोगा का फेवरेट चैप्टर होता है। लुसेंट का लगभग 7वां टॉपिक नंबर खनिज संसाधन ही दिया हुआ है, उसका पूरा पाइपल लड़ जाना है, ठीक है ना। जैसे पूछ देगा मयूरभंज कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में पाया था। कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। तो सभी डाटा को भी याद करके रखिएगा, लुसेंट में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपका जो खनिज वाला पूरा चैप्टर याद कर लेना है, खनिज वाला। प्रीवियस ईयर पढ़ने से यही होता है, पढ़ना क्या है ये पता हो जाता है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से बस यह पता हो जाता है हमको पढ़ना क्या है। जेके अथाह होता है, समुद्र जैसा इसका भंडार है, ठीक है ना। पर पढ़ना क्या है प्रीवियस ईयर जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक पता नहीं लग पाएगा। आगे देखिए, धात्विक खनिज का उदाहरण कौन है? देखिए धात्विक खनिज टोटल देखिए हमारे पृथ्वी पर टोटल तत्वों की संख्या पाया जाता है 118। कितना पाया जाता है? 118 पाया तत्वों की संख्या में। और 118 तत्व में से जो धातुओं की संख्या होता है वह 91 है। कितना है? 91 धातु है। जो धातुओं की संख्या है कितना है? 91। और उस 118 तत्व में से 7 को जो होता है ना अर्धचालक है, जिसको बोलते हैं उपधातु। क्या कहते हैं? उपधातु। और जो 20 को है वो अधातु है। 20 क्या है? अधातु है। टोटल तत्वों की बात किया जाए, तत्वों की बात किया जाए, एलिमेंट की बात किया जाए तो टोटल मेटल कितना है? 100 तत्व है मेटल, टोटल 118। और टोटल धातु कितना है? धातु है कितना? 91। उसके बाद उपधातु कितना है? उपधातु कितना है? 7। उपधातु कितना है? 7। और अधातु कितना है? अधातु की संख्या कितना है? 20। कितना है? 20। जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कर दे, जो धातु का चालक होता है उसे क्या बोलते हैं? जो करंट का जो चालक होता है उसे क्या बोलेंगे? धातु। और जो धुकुर धुकुर चालक हो उसे क्या बोलेंगे? आज जो साफे प्रभावित ना हो करंट का, अधातु। क्या होता है? अधातु, ठीक है ना। जैसे धातु में पहचानने के लिए जिसके लास्ट में एम लिखा होता है, क्या रहता है? म। जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिसके लास्ट में म रहेगा, जिसके लास्ट में म रहेगा उस सभी क्या रहेगा? धातु। जैसे सोडियम, ठीक है ना, सोडियम हो गया। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। बाकी 3-4 चीज छोड़कर है, अपवाद में भी इसका है। जैसे लोहा हो गया, लोहा भी धातु है, लोहा हो गया। तांबा हो गया, चांदी हो गया, क्या इसके लास्ट में म है? नहीं है, फिर भी क्या है? धातु है। क्या है? धातु। और उपधातु की संख्या कितना है? 7। कितना है? 7। सबसे पहले क्या होता है? ब्रॉन। क्या होता है? ब्रॉन। उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, और जर्मेनियम के बाद, जर्मेनियम के बाद आर्सेनिक होता है। क्या होता है? आर्सेनिक। और आर्सेनिक के बाद, आर्सेनिक के बाद एंटीमनी। क्या होता है? एंटीमनी। और एंटीमनी के बाद पोलोनियम। क्या होता है? पोलोनियम। और पोलोनियम के बाद टेलेरियम। क्या होता है? टेलेरियम। उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, पोलोनियम और टेलेरियम होता है। तो ये क्या है? उपधातु है। ब्रॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और पोलोनियम। नहीं याद रहेगा तो देखिए मुंह से बा कर दे तो ब्रॉन। क्या हो जाएगा? ब्रॉन।
सिर से बोलेंगे सिलिकॉन, सिर से क्या बोलेंगे, सिर से क्या बोलेंगे, सिलिकॉन, सिर से सिलिकॉन, सिर से सिलिकॉन। देखिए ज होता है ना, ज से जामा, ज से जर्मेनियम, ज से जामा, ज से जर्मेनियम। और देखिए जामा के नीचे जो रहता है सेना लोग, यहाँ पर बहुत सारा सेना लोग एंटी मनी रखता है, बम रखता है किसी को उड़ाने के लिए। तो देखिए सेना लोग रखता है क्या, एंटी मनी, क्या रखता है, एंटी मनी। देखिए एंटी मनी के बाद होता है टेलेरियम, तब होता है प्लेडियम। देखिए इस पूरा एरिया को बोलते हैं टांग, क्या बोलते हैं, और यहाँ पर बोलते हैं इसको पाँव, क्या बोलते हैं, पाँव। तो ये हो जाएगा टेलेरियम, ये क्या हो जाएगा, पोलेनियम, टेलेरियम और पोलेनियम। तो उप धातु की संख्या कितना है, 7, कितना है, 7। और जो अधातु है ना, अधातु में जो गैसों की संख्या है, अधातु में गैसों की संख्या टोटल कितना है, 11, कितना है, 11। जितना भी गैस है सब विद्युत का कुचालक होता है, जितना भी गैस है सब विद्युत का क्या है, कुचालक होता है। जैसे आपका हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ऑर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, उसके बाद जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, उसके बाद क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन में ये नहीं होगा, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया। ये सब क्या है, गैस है। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये सब क्या है, गैस की संख्या है। तो कहेगा अधातु में गैसों की संख्या कितना है, 11। अधातु में गैसों की संख्या कितना है, गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा दो बार लिखा गया, कोई बात नहीं, 11 होता है। कितना होता है, 11, ठीक है ना। आज जो गैस होता है विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। सपोज कीजिए यदि गैस में है विद्युत चल आएगा, जैसे हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन लेंगे, यदि इसमें करंट यदि आ जाता है, तो ये इसमें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक आ जाता, तो हम लोग सर क्या हो जाते हैं, फेफड़ा वगैरह सब सर जुड़ जाता है, गल जाता। तो इसलिए जो गैस होता है ना, या विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक। आगे देखिए, तो आपसे पूछ रहा था धात्विक का उदाहरण कौन है, आप इसमें बताइए धातु कौन हो जाएगा, सोना, चांदी, लोहा, सोना, चांदी, लोहा। वही अभ्रक की बात किया जाए तो अभ्रक क्या है, खनिज है। अभ्रक क्या है, खनिज है। उसके बाद चूना पत्थर की बात किया जाए, भी क्या है, खनिज है। और संगमरमर क्या है, खनिज है ना। जैसे ताजमहल बना हुआ है संगमरमर से बना हुआ, किसे बना हुआ है, संगमरमर से। देखिए अगला क्वेश्चन, आज देखें पीपीटी, सही है ना, मेरा लोगो देखिए, लोगो है ना, बहुत मेहनत लगा है, उनके लिए एक बार ताली हो जाए, एक बार ताली बजा दीजिए, वही किया है सब, ठीक है ना। हाँ लोगो जो चीज किया उसके लिए ताली बजवा दीजिए। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति वन का उदाहरण क्या है। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होता है और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होता है, समझिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वन। देखिए अपने भारत में जो वन होता है टोटल 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का है। एक वन होता है उष्णकटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन, सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता है। और एक होता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्या होता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होता है। ये 2 प्रकार का वन अपना भारत में पाया जाता है। और सबसे अधिक बात किया जाए, सबसे अधिक वन कौन पाया जाता है भारत में, तो यह पाया था उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। बात किया जाए यहां से वन के बारे में, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में पूछ रहा है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन होता है यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होता है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन, और एक होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार। आर्द्र मतलब समझते हैं ना, आर्द्र सदाबहार, आर्द्र सदाबहार। और यह जो एरिया पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, वैसा क्षेत्र जहां पर वर्षा का जो टेम्परेचर सेंटीमीटर होना चाहिए 100 से लेकर 250 तक, 100 से लेकर 250 तक। अब बात किया जाए उष्ण सदाबहार वन का, तो उष्ण सदाबहार वन जो होता है यह कितना से कितना होता है, 200 से लेकर लगभग 250 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। और इसके लिए जो तापमान होना चाहिए, तापमान इस पेड़ पौधा का जो तापमान होना चाहिए वह 22 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। कितना डिग्री होना चाहिए? अभी देखिएगा, अभी टेम्परेचर लगभग 30 के करीब है ना। बाकी उष्ण सदाबहार वन के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए कितना होना चाहिए? 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है ना। और वही उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार के लिए यहाँ पर 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए, 100 से लेकर 200। और यहाँ पर जो तापमान होना चाहिए लगभग 15 से लेकर 20 डिग्री होना चाहिए, 15 से लेकर 20, 15 से लेकर 20। और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन वैसा क्षेत्र में पाया जाता है जहां पर वर्षा अधिक पाया जाता है, मतलब अधिक वर्षा होता है। जैसे बात किया जाए अपना दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में जो नीलगिरी की पहाड़ी है वहां अधिक वर्षा होता है, पश्चिमी छोर से होता है कि नहीं होता है। नीलगिरी की पहाड़ी हो गया, वही मेघालय में चल जाएगा, मेघालय हो गया, असम हो गया, ठीक है ना, और पश्चिमी घाट हो गया। उसके बाद नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा वाला जो एरिया होता है वैसे क्षेत्र में यह उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। ना बुझाया कुछ? हम ये बात कहें वैसा क्षेत्र जहां पर वर्षा अधिक होने की संभावना रहती है, वैसा क्षेत्र जहां पर वर्षा अधिक होने की संभावना रहती है या वर्षा होती है, वैसे क्षेत्र में जो वन पाया जाता है भारत में, वह वन होता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। क्या होगा? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन दो प्रकार का, एक होता है उष्ण कटिबंधीय, यहां पर छूट गया उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होता है, और एक होता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार। क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार। जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होता है, यहां पर जो वर्षा का सेंटीमीटर में होना चाहिए 200 से लेकर कितना होना चाहिए? 200 से 250। और वहीं इसका तापमान होना चाहिए 22 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए? 22। ना बुझाया? ना बुझा मुझे? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार होता है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार होता है, इसमें 100 से 200 सेंटीमीटर होता है, और इसका टेम्परेचर 15 से कितना होता है? 20 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद बात किया जाए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का, तो ये भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। इसमें राज्य लिख लीजिएगा, इसमें राज्य में मेघालय आ जाएगा, मेघालय हो गया, ठीक है ना, जहां पर अधिक वर्षा होता है। पश्चिमी घाट हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा, वहीं असम हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी हो जाएगा, ठीक है ना। और वही बात किया जाए उष्ण पर्णपाती वन का, तो यह दो प्रकार का होता है। एक होता है उष्ण कटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती। क्या होता है? सूक्ष्म पर्णपाती। और एक होता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। क्या होता है? आर्द्र पर्णपाती। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। और उष्ण पर्णपाती जो वन होता है दो प्रकार का, एक होता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और एक होता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। और अपना भारत में सबसे अधिक जो वन पाया जाता है यह उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। कौन पाया जाता है? लगभग 42 इसे क्या बोलते हैं? 42, लगभग 42% एरिया में
लगभग 42% एरिया में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती पाया जाता है और लगभग 19.7। आइए परसेंटेज की बात किया जाए तो 41.8% जो पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और 19.7% एरिया पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। और अपना भारत में लगभग ये पश्चिम बंगाल एरिया हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में ये जो वन पाया जाता है यह पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। तो बताइए वन जो होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। एक वन क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, और एक क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती होता है, और एक क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। शुष्क वहीं पर होगा जहां पर वर्षा बहुत कम मात्रा में होता है, लगभग 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है। जैसे राजस्थान प्रांत, राजस्थान वाला प्रांत हो गया, राजस्थान वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद कश्मीर का जो एरिया हो जाता है लद्दाख वाला, तो लद्दाख वाला में वर्षा क्या होता है? बहुत कम होता है, न के बराबर होता है। तो वहां पर जो वन होगा वह उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती होगा, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। और अपना बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जब होता है यह उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। और यहाँ जो वर्षा होता है सेंटीमीटर में 100 से लेकर लगभग 150 सेंटीमीटर, 100 से लेकर 150। और इसी क्षेत्र में जो वन पाया जाता है वह पाया जाता है तेंदू। कौन सा वन पाता है? तेंदू जो होता है, तेंदू का पेड़ होता है, तेंदू का पत्ता भी होता है, और तेंदू के पत्ता से ही बीड़ी बनता है। क्या बनता है? तेंदू के पत्ता से ही क्या बनता है? और सिल्वर फन से आप देखिएगा माचिस का तिल्ली जो बनता है यह इसी एरिया में पाया जाता है। सिल्वर फन से जो माचिस का तिल्ली बनता है, माचिस का जो तिल्ली बनता है, माचिस का तिल्ली वह सिल्वर फन से ही बनता है। कैसे बनता है? सिल्वर फन से ही। और पलास का जो होता है, पलास का जो होली में रंग जो बनता है, उस पलास के लकड़ी का भी पीस उसकर बनाया जाता है। तो यह सब पाया जाता है कहाँ पे? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वाला ही एरिया में पाया जाता है। ना बुझाया? आप देखिए सिल्वर फर्न लिखा, सिल्वर फर्न माचिस के तिल्ली, सिल्वर फर्न माचिस के तिल्ली, और तेंदू के पत्ता से बनता है बीड़ी। आप देखते हो ये गांव में कोई बुढ़वा होगा, बुढ़िया होगा, लेगा ऐसे धुक लेगा, ऐसे करके ऐसे फेंक देगा। ठीक है ना? एगो लड़का है जिसको हम बहुत मानते थे। एगो यहाँ पर हम आए वहां शादी करते हुए, और यहाँ दुकान नहीं है सामने आ गए, और वैसे 2 गो बीड़ी ले लेता, दोनों भाई है, तो मतलब वो गांव का है उसका, ठीक है ना, और वो बहुत करीब है। ऐसे देख फूक रहा है, खूब बढ़िया से फूक रहा है। हम आज पीछे से थोड़ा देख लिए खत्म कब तक हो रहा है, तब न दिए कि बहुत दिए उसको, ठीक है ना। तो मारे 2-3 प्रकार कर क्या रहा है? फेफड़ा सड़ जाएगा, पता है। यदि फिजिकल में यदि फेफड़ा में हल्का भी दर्द हो जाएगा तो कितना ज्यादा तैयारी है, फिर भी नौकरी नहीं हो पाएगा, अब से दौड़े नहीं हो पाएगा। दौड़ निकालने के लिए आपका फेफड़ा होना चाहिए ना, बहुत मजबूत होना चाहिए। फेफड़ा में दर्द हुआ आपको वहीं पे बैठा देगा। अब बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से, इसमें क्या होता है? फेफड़ा क्या होता है? कमजोर कर देता है, फेफड़ा सड़ जाता है। जैसे में केला को हम लोग गाड़ के रखते हैं माटी के तर में, उसमें जो धुक्कुन देते हैं तो केला कैसे पक जाता है, नहीं पता है? तो उसी तरह हम लोग जब धुक्कुन मारते हैं बीड़ी का, सिगरेट का, उस तरह हमारा 2 गो जो यहाँ पर केला है छाती में, फेफड़ा, ये भी पक जाता है और पक के सड़ जाता है। अब बाद में कामिल नहीं रहता है, बेकार हो जाता है। ठीक है ना? तो बताइएगा, तो तेंदू के पत्ता से क्या बनता है? और सिल्वर फन से माचिस का तिल्ली। उसके बाद देखा जाए जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होता है, सदाबहार वन में जितना भी 100 वाला नाम है, जितना भी 100 वाला नाम है, 100 वाला, कैसे वाला? 100 वाला। जैसे शीशम का पेड़, सागवान का पेड़, शीशम, सागवान। उसके बाद हो जाएगा बांस, तार, यह सब पेड़ इसमें पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। बुझाया?
ना बुझाया कुछ। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। एक होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और एक होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार। उसी तरह उष्ण पर्णपाती भी 2 प्रकार का, एक होता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और एक होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और एक होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। भारत में सबसे अधिक जो पाया जाता है, कौन पाया जाता है? आर्द्र पर्णपाती। उसके बाद उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती होता है लगभग कितना प्रतिशत एरिया पर? 19.7, लगभग 20% एरिया पर। उसके बाद तेंदू के पत्ता से क्या बनता है? और सिल्वर फन से माचिस के तिल्ली, हाँ इसे पाया जाता है। देवदार जो पेड़ होता है ना, तो आर्द्र पर्णपाती में पाया जाता है, पर्णपाती में पाया जाता है, ठीक है ना। हाँ आम लीची उची सब आपको नजर उजर में आता है ना सब, ठीक है ना, सब उसे पाया जाता है। ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ जो मोहगोनी हो गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, तो जो मोहगोनी हो गया और रोजवुड हो गया, तो मोहगोनी, रोजवुड और फर्न, ठीक है ना, मोहगोनी, रोजवुड और फर्न, ये किसे पाएगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार। उसके बाद उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन में सागवान हो जाएगा, शीशम हो जाएगा, सागवान और शीशम, और पालस हो जाएगा, जो बेल हो जाएगा, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। और वही नीम हो जाए और खजूर हो जाए, तो नीम और खजूर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती। जैसे खजूर में होता है ना, कांटा बहुत ज्यादा होता है, आज जितना कंटीला चीज होता है ना, ये सब मरुस्थल में पाया जाता है। कहाँ होता है? मरुस्थल में। तो यह याद रखिएगा, नीम और खजूर उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती, आगे बढ़ा जाए। जो देखिए मोहगोनी और रोजवुड जो हो गया ना, मोहगोनी और रोजवुड और फर्न हो गया, ये आ जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। क्या जाएगा? सदाबहार वन में। और सागवान और शीशम, ठीक है ना, 100 वाला आ गया, तो उष्णकटिबंधीय इसमें आ जाता है आर्द्र सदाबहार वन में। किसमें आ जाएगा? आर्द्र। किसमें आ जाएगा? आर्द्र वाला में। आर्द्र पर्णपाती नहीं, पर्णपाती नहीं रे, आर्द्र सदाबहार देख, आदर सदाबहार, ठीक है। पर्णपाती कहाँ लिखा? सही से पढ़िए ना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार लिखा है। देखिए नौका दौड़ किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? जो नौका दौड़ होता है किस राज्य में है? केरल में है। जो नौका दौड़ है किस राज्य में है? केरल में। बताइए तो भैंसा की लड़ाई कहाँ पे होता है? वो उसको कहा जाता है जल्लीकट्टू। क्या कहते हैं? जल्लीकट्टू। और कहाँ होता है जल्लीकट्टू? कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। जो भैंसा का दौर होता है कहाँ होता है? जल्लीकट्टू तमिलनाडु। कहाँ होता है? तमिलनाडु में। एक होता है भैंसा, ठीक है ना। और वहीं बात किया जाए, यहाँ पर एक और आएगा कर्नाटक। कर्नाटक में एक और होता है, कर्नाटक में होता है ना इसका, ये क्या बोलते हैं, अरे भैंस का लड़ाई कराया था वहां भी। इसका जो लड़ाई होता है यहाँ पर कर्नाटक में, सांड हो जाता है। भैंसे की लड़ाई कर्नाटक में भी होता है, जिसको क्या बोलते हैं? कलम्बम। छोड़ दीजिए इसको, देखिएगा तो नेट पर सर्च मार लीजिएगा, तो कर्नाटक में भी लड़ाई होता है भैंसा का, ठीक है ना, वहां पर देख लीजिएगा। और वहां से खेत जुताई भी होता है कर्नाटक में। कंबाला लिख लीजिएगा। कर्नाटक में जो होता है ना, कंबाला होता है। क्या होता है? कंबाला होता है। क्या होता है? कंबाला। हम माइन मेरा कलम्बम कर रहे थे, मतलब माइन से होता है ना, उतर से उतर जाता कोई बात होता है, तो कंबाला होता है। और जल्लीकट्टू की बात किया जाए, कहाँ होता है? जल्लीकट्टू कहाँ होता है? तमिलनाडु में। और मुर्गा का जो लड़ाई होता है वो कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में।
मुर्गा का जो लड़ाई होता है, एक मुर्गा से एक मुर्गा लड़ा दिया जाता है, तो मुर्गा का लड़ाई कहाँ होता है? मुर्गा की लड़ाई आंध्र प्रदेश, जल्लीकट्टू तमिलनाडु, वहीं कंबाला कहाँ होता है? कर्नाटक। क से कर्नाटक, क से कंबाला, क से कर्नाटक, क से कंबाला। तो नौका दौड़ कहाँ होता है? केरल। नौका दौड़ कहाँ होता है? केरल। अगला क्वेश्चन है, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। नरौरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। देखिए, विद्युत संयंत्र के बारे में 3-4 का बात याद रखना है, 3-4 का बात नहीं, आज विद्युत संयंत्र खत्म कर देंगे पूरा। देखिए, जो विद्युत संयंत्र होता है यह 2 प्रकार का होता है। जो विद्युत संयंत्र होता है यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है विद्युत अनुसंधान। क्या होता है? विद्युत अनुसंधान। विद्युत अनुसंधान संयंत्र। विद्युत अनुसंधान संयंत्र होता है। और एक क्या होता है? विद्युत अनुसंधान में देख लीजिए, विद्युत अनुसंधान संयंत्र में पहली बार 1956 ईस्वी में, पहली बार 1956 ईस्वी में महाराष्ट्र के ट्राम्बे में इसका स्थापना किया गया था। भारत का ही नहीं, पूरा एशिया का पहला यह विद्युत अनुसंधान संयंत्र था। कौन? ट्राम्बे। कौन था? ट्राम्बे, जिसका नाम क्या था? बार्क। क्या नाम था? बार्क। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और इसका जो स्थापना हुआ था 1956 ईस्वी में। कब हुआ था? 1956। आगे चलकर दूसरा विद्युत अनुसंधान जो बना था यह तो पहला था। भारत का ही नहीं, पूरा एशिया का, भारत का ही नहीं, पूरा एशिया का यह पहला था। ठीक है ना? उसके बाद दूसरा जो बना था वह जललीना था। क्या था? जललीना था। और जललीना जो बना था यह 1961 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1961 में। जललीना जो बना था यह कब बना था? 1961 में। उसके बाद एक ध्रुव बना था। क्या बना था? ध्रुव। और जो यह ध्रुव बनाया गया था, यह तीसरा जो था यह बनाया गया था 1985 ईस्वी में। जो ध्रुव जललीना है, जललीना, एक और लिखा गया जललीना, ऐसे लिखते हैं, जललीना बना था 1961 में और ध्रुव बनाया गया था 1985 में। अगला जो अनुसंधान संयंत्र था 3 गो था, तो तीनों याद रखिएगा, तीनों पूर्णिमा से हैं। पूर्णिमा, 3 गो और याद रखिएगा, पूर्णिमा से। पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2 और पूर्णिमा 3। पूर्णिमा 1 जो बना था यह 1972 ईस्वी में। कब बना था? 1972 में। यह भारत का अनुसंधान संयंत्र था। क्या था? अनुसंधान। और दूसरा जो पूर्णिमा 2 जो था यह बना था 1984। कब बना था? 1984। अब पूर्णिमा जो 3 बना था यह 1990 में बना था। कब बना था? 1990। पहला देखिए, भारत का ही नहीं, पूरा एशिया का पहला अनुसंधान संयंत्र कौन था? बार्क था। 1956 बार्क। इसका नाम क्या था? ट्राम्बो। कहां पर था यह? ट्राम्बो। और ट्राम्बो यह कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। और दूसरा क्या था? जललीना। आज जललीना कब बनाया गया था? 1961। और तीसरा क्या था? ध्रुव। क्या था? ध्रुव। और ध्रुव का कब बनाया गया था? 1950। उसी तरह पूर्णिमा भी 3 गो था। कितना था? 3। ये भी परमाणु अनुसंधान संयंत्र था। ये भी क्या था? परमाणु अनुसंधान संयंत्र। तो पहला परमाणु पूर्णिमा अनुसंधान संयंत्र जो बना था, कब बना था? 72। और दूसरा पूर्णिमा परमाणु अनुसंधान संयंत्र कब बना था? 1984। और तीसरा पूर्णिमा अनुसंधान संयंत्र कब बना था? 1990। कब बना था? 1990। तो ये था आपका किसके बारे में? विद्युत अनुसंधान संयंत्र के बारे में। इतना ही दिया गया है। कोई भी किताब पढ़िएगा तो आपको एक ही चीज दे के छोड़ दिया हुआ है। कोई भी पढ़िएगा तो बस एगो ये दे दिया है कि भारत का पहला जो परमाणु अनुसंधान संयंत्र जो था वह बार्क था। कौन था? बार्क। और जो बार्क था यह 1956 में स्थापना हुआ था।
और इसको लास्ट 2009 ईस्वी में इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। लास्ट 2009 ईस्वी से क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। कब क्या कर दिया गया है, बंद। उसी तरह आइएगा विद्युत संयंत्र में कुछ अनुसंधान संयंत्र कुछ और भी है। अनुसंधान नहीं है, कुछ नाभिकीय संयंत्र है। क्या है, नाभिकीय संयंत्र। उसी तरह दूसरा जो होता है एक नाभिकीय संयंत्र है। और भारत में टोटल नाभिकीय संयंत्र 7 गो नाभिकीय संयंत्र। कितना है, 7 गो। भारत में कहा जाए नाभिकीय संयंत्र की संख्या कितना है, 7 गो। तो नाभिकीय संयंत्र 7 गो और इसी नाभिकीय संयंत्र के अंतर्गत 22 गो जो है ना आपका रिएक्टर काम करता है। नाभिकीय संयंत्र की संख्या कितना है, 7, और इसके अंतर्गत जो रिएक्टर काम करता है वो कितना करता है, 22 गो। कितना है, 22। इसको लिख लीजिएगा कौन कौन है, यहां से पक्का आता है, जैसे दुर्गा में पूछा हुआ था। तब भारत का पहला नाभिकीय संयंत्र था, वह था तारापुर। कौन था, तारापुर। भारत का पहला नाभिकीय संयंत्र था, कौन था, तारापुर। और इस तारापुर का जो स्थापना किया गया था 1969 ईस्वी में। कब हुआ था, 1969 ईस्वी में। और यह किया गया था अमेरिका के सहयोग से। किसके सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से किया गया था। किसके सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से। उसके बगल में आइएगा, इसके ऊपर में, तो यहां पड़ता है राजस्थान। क्या पड़ता है, राजस्थान। और राजस्थान में दूसरा नाभिकीय संयंत्र बना था रावत भाटा। क्या बना था, रावत भाटा। और यह रावत भाटा का जो स्थापना किया गया था, यह किया गया था 1973 में। कब किया गया था, 1973 में। और रावत भाटा का जो स्थापना किया गया था, यह किसके सहयोग से किया गया था, कोई बता सकता है, कनाडा के सहयोग से किया गया था। किस सहयोग से, कनाडा के सहयोग से किया गया था। उसके नीचे में आएगा तो यहां पड़ता है गुजरात। क्या पड़ता है, गुजरात। और गुजरात में तीसरा नाभिकीय संयंत्र जो बना था उसका नाम था कलपक्कम। क्या था, कलपक्कम। और कलपक्कम जो बनाया गया था, यह बनाया गया था 1993 में। कब बनाया गया था, ककरापारा है, और लिख दिए कलपक्कम लिख दिए हैं, ककरापारा है, ककरापारा जो पड़ता कहां पड़ता है, गुजरात में। और यह बनाया गया था 1993। इसके बगल में आइएगा, यहां पड़ता उत्तर प्रदेश। क्या पड़ता है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एकमात्र ही नाभिकीय संयंत्र है, उसका नाम है नरौरा। क्या है, नरौरा। और यह नरौरा बनाया गया था 1991 ईस्वी में। कब बना था, 1991 में। उसके बाद इसके नीचे में आइएगा तो यहां पर पड़ता है कैगा। कर्नाटक में पड़ता है कैगा। और कैगा को बनाया गया था 2000 ईस्वी में। कैगा को बनाया गया था 2000 ईस्वी में। उसके नीचे में बात कीजिएगा, तमिलनाडु में 2 गो है। एक मेरे भाई है कुडनकुलम। क्या है, कुडनकुलम। और कुडनकुलम जो है, कुडनकुलम यह रूस के सहयोग से बना था। किसके सहयोग से बना था, रूस के सहयोग से बना था कुडनकुलम। इसको बनाया गया था 2013 में। उसके बाद एक और आइएगा तो यहां पर कलपक्कम है। कौन सा है, कलपक्कम। और कलपक्कम को जो बनाया गया था, कलपक्कम को जो बनाया गया था, यह लास्ट 1984 ईस्वी बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1984 में। तो यही आपका 7 गो क्या है, नाभिकीय संयंत्र है। ना बुझाया कुछ, हम ये बोले ए भाई आराम से कोई दिक्कत नहीं, अच्छा से बता रहे हैं। पहले समझ लीजिए। आप कह रहे एक क्वेश्चन में लगभग हम 20-30 क्वेश्चन करा देते हैं। माइंड खोल के रखिए। इतना कौन करवाएगा, बताइए, करवाएगा। देखिए, हम ये बोले जो विद्युत संयंत्र होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होता है विद्युत अनुसंधान संयंत्र, एक होता है रिसर्च। क्या होता है, रिसर्च। और एक होता है नाभिकीय संयंत्र। आज जो विद्युत अनुसंधान संयंत्र होता है, वह पहला विद्युत अनुसंधान संयंत्र जो बना था 1956 में। कब बना था, 1956। और 1956 में जो बना था, ये कहां बना था, महाराष्ट्र के कहां, महाराष्ट्र के ट्राम्बे। और इसको क्या नाम दिया गया है, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और इस बार्क को सिर्फ भारत के ही नहीं, पूरा एशिया का ये प्रथम अनुसंधान संयंत्र था। यह एशिया का प्रथम अनुसंधान संयंत्र था। और इसको कब बंद कर दिया गया, 2009।
उसके बाद दूसरा जो परमाणु अनुसंधान संयंत्र था उसका नाम क्या था? जलनीना। क्या नाम था? जलनीना। ये कब बना था? 1961। और तीसरा क्या था? ये कब बना था? 1950 बना था। उसके बाद 3 गो और अनुसंधान संयंत्र बना था जिसका नाम था पूर्णिमा। पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2, पूर्णिमा 3। पूर्णिमा 1, 2 और 3। पूर्णिमा 1 कब बना था? अब पूर्णिमा 2 कब बना था? अब पूर्णिमा 3 1990। तो ये था आपका अनुसंधान संयंत्र। क्या था? अनुसंधान संयंत्र। ये अनुसंधान रिसर्च वाला है। और उसके बाद जो दूसरा होता है नाभिकीय संयंत्र। जो नाभिकीय संयंत्र की संख्या कितना है? इसके अंतर्गत कितना रिएक्टर काम करता है? 22। कितना करता है? 22। 7 गो नाभिकीय संयंत्र में से सबसे पहला जो स्थापना हुआ था तारापुर। कौन हुआ था? तारापुर। क्या? तारापुर नाभिकीय संयंत्र ये किसके सहयोग से बना था? अमेरिका के सहयोग से। किसके सहयोग से? अमेरिका। ये कब बनाया गया था? 1969। इसके बगल में आइएगा तो यहां पड़ता है राजस्थान। राजस्थान में एक नाभिकीय संयंत्र जिसका नाम है रावत भाटा। रावत भाटा कब बनाया गया था? 1973। आई जो रावत भाटा बनाया गया था किसके सहयोग से बनाया गया है? कनाडा के सहयोग से। किसके सहयोग से? कनाडा। और इसके बगल में आइएगा यहां पर पता है नरौरा। नरौरा है कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश। ऐसे कब बनाया गया था? 1991। उसके बाद रावत भाटा के नीचे आइएगा तो पड़ेगा क्या? ककरापरा। क्या पड़ेगा? ककरापरा। और ककरापरा कब बनाया गया था? 1993। उसके बाद बात कीजिएगा कैगा का। तो कैगा लिखा गया। कैगा है भाई। कैगा जो कैगा बनाया गया था ये कब बनाया गया था? 2000 ईस्वी में। कब बनाया गया था? 2000 ईस्वी में। और तमिलनाडु में 2 है। तमिलनाडु में 2 है। एक है कुडनकुलम और क्या है? कल्पक्कम। कुडनकुलम है ये किससे सहयोग से बना था? रूस से सहयोग से। कब बना था? और वहीं कल्पक्कम की बात किया जाए तो कब बना था? 1984। तब परमाणु अनुसंधान संयंत्र और परमाणु नाभिकीय संयंत्र। देखिए जो संयंत्र होता है विद्युत संयंत्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक है परमाणु अनुसंधान संयंत्र और एक है परमाणु नाभिकीय संयंत्र। जो नाभिकीय संयंत्र उसकी संख्या कितना है? 7। उसमें रिएक्टर कितने काम करते हैं? 22। 7 में से पहला नाभिकीय संयंत्र कौन था? कौन है? तारापुर। कौन है? तारापुर। इसका स्थापना कब हुआ है? और रावत भाटा किसके सहयोग से? कुडनकुलम रूस। किसके से? रूस। और नौरा कहां पड़ता है? ककरापरा कहां पड़ता है? कैगा कहां पड़ता है? और कुडनकुलम और कल्पक्कम कहां पड़ता है? तमिलनाडु। कहां पड़ता है? तमिलनाडु। तो आपसे पूछ क्या रहा था? आपसे नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र कहां पे है? उत्तर प्रदेश। और रावत भाटा कहां पे है? रावत भाटा कहां पे है? राजस्थान। उसके बाद महाराष्ट्र में क्या है? तारापुर। महाराष्ट्र में क्या है? तारापुर। तमिलनाडु में कौन कौन है? कुडनकुलम। और वहीं एक और है कौन सा? कल्पक्कम। कौन सा है? कल्पक्कम। कौन है? कल्पक्कम। कहां पे है यह? तमिलनाडु में। कहां पे है? तमिलनाडु में। आगे बढ़ा जाए। और देखिए भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहां किया गया था? चल जाएगा ना मोटू।
चलाएंगे बीपीएससी का बैच, ट्रेनिंग सेंटर में बीपीएससी का बैच चलेगा, ठीक है ना। तो कौन में सहमत हुए? 8 बजे, तो इसमें है, ठीक है ना, सही है ना, ठीक है। रात वाला 8 से 10, आज से आइएगा, हाँ 8 में आइएगा रात में कि कल से, ठीक है ना। सुबह में नहीं रहेगा, सुबह वाला कैंसिल है, और शाम वाला 8 से 10 है, ठीक है। हाँ अरे 7:30 में कर देंगे, सर का बैच इतना ही चलता है, उतना कर देंगे, आधा घंटा पहले छोड़ देंगे आप लोग को, ठीक है ना। देखिए भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहां हुई थी? देखिए सुनिए, भारत में सबसे पहले सीमेंट फैक्ट्री का जो स्थापना हुआ था चेन्नई में हुआ था, 1904 ईस्वी में हुआ था, चेन्नई में हुआ था 1904 में। वहीं 20 स्तर पर बात किया जाए, सीमेंट का जो आविष्कारक था वो जोसेफ स्पीडन था, जोसेफ स्पीडन था, और उसका जो स्थापना हुआ था 1824 ईस्वी में। सबसे पहले सीमेंट का जो आविष्कारक था उसका नाम था जोसेफ स्पीडन। क्या नाम था? जोसेफ स्पीडन नाम था, जोसेफ। और जोसेफ स्पीडन जो था, जोसेफ स्पीडन, इसने सीमेंट का जो स्थापना किया था, सीमेंट का जो स्थापना किया था, यह किया था 1824 में। कब किया था? 1824 में, 1824 में। और यह स्थापना किया था, यह कहां किया था? इंग्लैंड में। कहां किया था? इंग्लैंड में किया था। कहां किया था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में क्या था? वही भारत की बात किया जाए, भारत में तो सबसे पहले 1904 ईस्वी में, सबसे पहले 1904 ईस्वी में सीमेंट का जो स्थापना हुआ था वह चेन्नई में हुआ था। कहां हुआ था? चेन्नई में। बाकी ये जो स्थापना हुआ था यह असफल हो गया था। क्या हो गया था? असफल हो गया था। और इसी के 10 साल के बाद 1914 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में सफल कारखाना, सीमेंट का जो सफल कारखाना था 1914 ईस्वी में खोला गया था। यह गुजरात के पोरबंदर में खोला गया था, गुजरात के पोरबंदर में। ये जो था क्या था? सफल था। क्या था? सफल था, ठीक है ना। और आगे चलकर 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में एसीसी का स्थापना किया गया, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, एसोसिएट सीमेंट कंपनी। बचा देता है ना, मजबूती की यही निशानी है, 2 भैंसी मारेगा फट से उलट जाएगा, आता है ना यस। तो एसीसी सीमेंट जो स्थापना हुआ था 1936 में, 1936 में। और सीमेंट जो होता है, सीमेंट जो होता है, तो सीमेंट में क्या क्या पाया जाता है, सीमेंट में क्या क्या पाया जाता है, तो इसका ट्रिक याद रखिएगा। सीमेंट क्या पाता है? चूसिए, चूसिए। क्या चूसिएगा? आम। क्या चूसिए? आम चूसिए। क्या चूसिए? आम चूसिए, आम। देखिए चू से होता है चूना पत्थर, चू से क्या होता है? चू से चूना पत्थर, चू से होता है क्या? चूना पत्थर। क्या होता है? चूना पत्थर। और चूना पत्थर जो होता है ना, यह दरार फटने से रोकता है। सीमेंट में जो चूना पत्थर होता है वह दरार फटने से रोकता है। क्या रोकता है? दरार फटने से क्या करता है? रुकता है, दरार फटने से रुकता है। उसके बाद आगे देखिएगा, सी से होता है सिलिका। सी से क्या होता है? सिलिका। और सिलिका होता है ना, सीमेंट में मजबूती प्रदान करता है। सिलिका जो होता है यह सीमेंट में क्या प्रदान करता है? मजबूती प्रदान करता है। सिलिका जो होता है सीमेंट में क्या प्रदान करता है? मजबूती प्रदान करता है। उसके बाद ए से होता है एल्यूमिना। ए से क्या होता है? एल्यूमिना। एल्यूमिना जो होता है यह त्वरित सेटिंग के लिए होता है, जल्दी 5 घंटा के अंतर का जो सेटिंग कर लेता है, कौन होता है? एल्यूमिना। त्वरित सेटिंग के लिए, त्वरित सेटिंग के लिए, त्वरित सेटिंग के लिए, त्वरित सेटिंग के लिए जो एल्यूमिना होता है त्वरित सेटिंग के लिए। आ देखिए, एक होता है अमोनियम ऑक्साइड, आयरन, अमोनियम नहीं, आयरन ऑक्साइड, आयरन, आयरन ऑक्साइड। आ से क्या होता है? आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड होता है। और मा से होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए आयरन जो ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, यह कठोरता प्रदान करता है सीमेंट में। सीमेंट में जो कठोरता प्रदान करता है, कठोरता, वो कौन करता है? आयरन ऑक्साइड। जो सीमेंट में कठोरता प्रदान करता है वो कौन करता है? आयरन ऑक्साइड।
वही जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है यह पानी का अवशोषण करता है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है यह सीमेंट में पानी का अवशोषण करता है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है यह पानी में किसका अवशोषण करता है? मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है सीमेंट में पानी का अवशोषण करता है। पानी का अवशोषण करता है। पानी का क्या करता है? अवशोषण करता है। वही बात किया जाए चूसिए आम जी, जी से होता है जिप्सम। जिससे क्या होता है? जिप्सम। और जिप्सम जो होता है ना, जिप्सम यह जो क्या होता है, पानी को जो 5 घंटा तक जमने से जो रुकने का जो काम करता है। जैसे सीमेंट ऐसा नहीं होता पानी डाले तुरंत जम गया, ऐसा नहीं होता है। उसको नमी बना जो रखता है वो होता कौन है? जिप्सम। कौन बना रखता है? जिप्सम। यानी कि जल्दी जमने से कौन रोकता है? जल्दी जमने से कौन रोकता है? जिप्सम। तो ये होता है सीमेंट का कहानी। सबसे पहले आइए याद करवा देते हैं, सीमेंट के बारे में याद करवाते हैं। आइए, सीमेंट के इससे बाहर क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इससे बाहर क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। इससे पहले सीमेंट के बारे में, सीमेंट आइए देखिए। सबसे पहले सीमेंट का जो आविष्कारक था उसका नाम क्या था? जोसेफ स्पीडर। क्या नाम था? जोसेफ स्पीडर। और इसका जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था? 1824। कब हुआ था? 1824। और 1824 में स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। और सीमेंट का वही बात किया जाए, भारत में पहला स्थापना ये कहाँ हुआ था? चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में। आइए कब हुआ था? 1904। और क्या यह सफल रहा सीमेंट कंपनी? असफल रहा था। क्या रहा था? असफल। और सीमेंट का पहला कारखाना जो सफल रहा वो कहाँ खोला गया? 1914 पोरबंदर। 1914 पोरबंदर। और इसका जो कार्य स्टार्ट हुआ था 1913 में ही स्टार्ट हो गया था। बाकी जो बन कर तैयार हुआ था 1914। तो सेट मारिएगा तो कहीं पर देगा 13 या 14, तो देख लीजिएगा। तो 13 में स्टार्ट हुआ, बाकी बन के तैयार कब हुआ था? यह 14 में। और वहीं एसीसी का स्थापना कब हुआ है? 1936। एसीसी का स्थापना कब हुआ है? 1936। उसके बाद सीमेंट जो होता है, सीमेंट में क्या क्या पाया जाता है? तो सबसे अधिक क्या पाया जाता है? चूना पत्थर। क्रम है लगभग 75 से लेकर 85% सीमेंट में जो पाया जाता है वो चूना पत्थर पाया जाता है। क्या पाया है? चूना पत्थर। उसके बाद 30 से लेकर 25 मतलब 25 से लेकर 30% तक पाया जाता क्या? सिलिका पाया जाता है। 5 से लेकर 10% पाया जाता है एल्यूमिना। क्या पाया जाता है? एल्यूमिना। उसके बाद आयरन ऑक्साइड जो पाया जाता है 1 से लेकर 2%। वही मैग्नीशियम ऑक्साइड 0.1 से लेकर 0.2। आज 0.33 में क्या पाया जाता है? जिप्सम। क्या पाया जाता है? जिप्सम। अब देखिए सबसे अधिक कहेगा मतलब सीमेंट में क्या होता है? चूना पत्थर। क्या होता है? चूना पत्थर। और सीमेंट का ट्रिक क्या है? चूसिए आम जी। चू से क्या होता है? और चूना पत्थर क्या कार्य करता है? दरार फटने से रोकता है। उसके बाद सी से क्या होता है? सिलिका क्या देता है? मजबूती। सिलिका क्या देता है? मजबूती। ए से क्या होता है? एल्यूमिना। और सीमेंट में त्वरित सेटिंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है? एल्यूमिना होता है। क्या होता है? एल्यूमिना। और सीमेंट में जो देखिएगा इतना कठोर हो जाता है, ठीक है ना, जो नहीं देखिएगा कुछ दिन के बाद कठोर हो जाता है, तो कठोरता कौन प्रदान करता है? आयरन ऑक्साइड। कौन करता है? आयरन ऑक्साइड। और सीमेंट में देखिएगा पानी जब बाल्टी से उछलिएगा तुनते में है ना, पानी अपने आप मिल जाएगा। दिखा देता है? कभी देखिएगा बालू रख दीजिए, सीमेंट उछल दीजिए और उसे पानी पटाइएगा ना तो पानी नहीं रहेगा। तुनते में क्या होगा? पानी जैसे में किस तरह हम लोग सतुआ सौंते हैं तो उस तरह से सौना जाता है। तो टोटल पानी का जो अवशोषण करता है वो कौन करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और वही जिप्सम जो होता है ना, यह नमी जल्दी जमने से क्या करता है? रुकता है। मतलब नमी जो होता है नमी को बनाए रखता है। जो नमी को जो होता है ना 5 घंटा तक क्या करता है? बनाए रखता है। नहीं समझे? ऐसा सीमेंट नहीं है जो जल्दी जाकर जम जाता है। नमी को जो होता है ना बनाए रखने के लिए ये जिप्सम जिम्मेदार होता है। ठीक है ना? मुझे और सीमेंट में काम करने वाला लोग को श्वेत फुसफुस रोग हो जाता है। क्या होता है? श्वेत फुसफुस होता है। लंग्स
डिजीज, लंग डिजीज क्या होता है? लंग्स डिजीज रोग हो जाता है, लंग्स डिजीज रोग, लंग्स डिजीज रोग। और सीमेंट वही काम करता है जिसका आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, बहुत गरीबी व्यक्ति है जो लंग्स डिजीज में होता है ना, इसका जो फेफड़ा होता है ना, फेफड़ा क्या होता है? खराब हो जाता है। और साथ ही साथ इसको बोलते हैं श्वेत, व्हाइट लंग्स डिजीज बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट लंग्स डिजीज, श्वेत फुसफुस, श्वेत फुसफुस रोग। क्या बोलते हैं? श्वेत फुसफुस रोग। क्या बोलते हैं? कहेगा सीमेंट में काम करने वाला व्यक्ति में कौन सा रोग होता है? श्वेत फुसफुस रोग, व्हाइट लंग्स डिजीज, व्हाइट लंग डिजीज, व्हाइट लंग डिजीज। और कहते हैं कितना कितना मेहनत का काम है, समझ रहे हैं ना? बहुत मेहनत का काम है इसमें, होता है ना खुजली कवट होता है, बहुत पकड़ लेता है इसमें, बहुत मेहनत का काम होता है। और हम लोग क्या होता है, आराम से गंदगी फैला देते हैं, रास्ता उस्ता देते हैं, आराम से गंदगी फैला देते हैं। हम ही लोग जिम्मेदार है। सामने से हम लोग क्या करते हैं, एक पानी का बोतल लेंगे और चिप्स खरीद लेंगे, ठीक है ना? ऐसे पीते रहेंगे और लास्ट पानी जब खत्म हो जाएगा और चिप्स जब खत्म हो जाएगा अब फेंक देंगे। और हम ही लोग खड़ा होकर कहेंगे कितना गंदगी यहाँ पर छाया हुआ है, बहुत गंदगी है। वो गंदगी फैलाने में कौन जिम्मेदार है? हम ही लोग जिम्मेदार हैं। हम लोग खुद हवा में चिप्स का पन्ने और पानी का बोतल उछाल के कहते हैं देखो कितना समाज में गंदा है, कितना गंदा है, स्टेशन में कितना गंदा है, रोड पर कितना गंदा है। हम ही लोग फैलाते हैं और हम ही लोग कहते हैं और हंसते रहते हैं गरीब पर। गरीब क्या होता है? अमीर जो लोग होता है, जो महल होता है ना, गंदगी जो फैलता है महल से स्टार्ट होता है। और गरीब क्या करता है? रोड पर के कचरा जो पन्नी का होता है वही उठा के साफ करता है और उसी गरीब से लोग नफरत करता रहता है, समझे? तो कहीं भी चिप्स खाइए या क्या बोलते हैं बोतल तो उठाइए तो उसको कहां डाल दीजिए? डस्टबिन में डाल दीजिए। कहीं पर गंदगी फैलाने में सबसे ज्यादा योगदान देता है तो हम ही लोग है वो जिम्मेदार, समझे ना? तो ये सब चीजें ना, जैसे चिप्स खाए, बोतल चिप्स ले लिए चाहे बोतल ले लिए, जहां डस्टबिन है वहां रखना तो पॉकेट में रख लीजिए। पर हम चॉकलेट वॉकलेट खाते हैं तो पॉकेट में रखे रहते हैं और जाकर रूम में फेंकते हैं, रूम का जो डस्टबिन है ना उसमें जाकर फेंकते हैं। क्या कि पन्नी एक ऐसा चीज है, ऐसा पदार्थ है जो कभी गलता नहीं है। पन्नी गलता है क्या? कभी नहीं गलता, कोई कीमत में नहीं पन्नी गलता है, हमेशा हमेशा के लिए आजीवन रहता है। सब चीज साथ साथ पन्नी नहीं गलता है, पन्नी और शीशा नहीं गलता है, और वो हम लोग ही जिम्मेदार है। आइए देखिए तो बताइएगा, तो सीमेंट में काम करने वाला के लिए कौन सा रोग होता है? व्हाइट लंग्स डिजीज, व्हाइट लंग्स डिजीज, व्हाइट लंग्स डिजीज। जाइएगा एक बार दो बार वीडियो भी देखेगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना? बढ़ा जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं सीधे बोल दिया भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री का स्थापना कहाँ हुआ था? चेन्नई में हो जाता, ठीक है ना? अब आगे बढ़ गए, अगला क्वेश्चन कराने लगे, उसे करने से कोई फायदा नहीं है, वो खाली टाइम पास है। आपका एक क्वेश्चन सीमेंट से आ गया तो सीमेंट से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ये ऐसा तैयारी होना चाहिए आपका, समझ रहे ना? यदि सीमेंट से क्वेश्चन आ गया तो सीमेंट से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ऐसा तैयारी होना चाहिए। क्या पूछेगा, जो पूछेगा उसके आएं बाएं दाएं सब देख लेना है, ठीक है ना? उसके बाद आइए, अनिमेष लोचन चैत्य कहां स्थित है? ये दरोगा में आया था, मेंस में था, दिमाग हिल गया था। अनिमेष लोचन चैत्य कहां स्थित है? तो अनिमेष लोचन चैत्य जो है ना, यह बोध गया में है। ये क्या है अनिमेष लोचन चैत्य? जब महात्मा बुद्ध लुम्बिनी में जब जन्म हो गया तो लुम्बिनी से उठ के कहां पे आए थे? अपना बिहार में। और बिहार में लगभग 6 वर्ष घूमे थे और 6 वर्ष घूमने के बाद गए थे बोध गया में। अब बोध गया में जब दुनिया से सब त्याग वाग कर मेडिटेशन के लिए बैठ गए तो उनको ज्ञान की प्राप्ति महज 39 दिन में ही हो गया था। ऐसे टोटल वर्ष किया जाए, घर छोड़े हुए 7 साल हो गया था, 1929 से लेकर 35 लगभग 6 साल हो गया था, 6-7 साल, ठीक है ना? 6-7 साल हो गया था। बाकी उनका जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था लास्ट के 39 दिन में ही हो गया था। जहां पर जिस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में, तो जैसे ज्ञान की प्राप्ति हो गया ना तो महात्मा गांधी को दुनिया एकदम अजीब नजर आ रहा था। महात्मा बुद्ध, सॉरी मिस्टेक से, महात्मा बुद्ध जो था, महात्मा बुद्ध, तो उनको दुनिया बहुत अजीब नजर आ रहा था, हर आदमी में उनको भगवान नजर आ रहा था। बाकी जहां ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो जहां ज्ञान की प्राप्ति था उसी पेड़ को लगभग 1 सप्ताह तक
टक टक देखते रह गए, एक सप्ताह तक देखते रह गए। और उस एक सप्ताह में जो चार गो बहुत पवित्र स्थान था, उसी पवित्र स्थान को जहां बैठ के याद करते थे, ये बगल में ये है, ये है, ये है पवित्र स्थान, उसी को बोलते हैं क्या? अनिमेष लोचन। क्या बोलते हैं? अनिमेष लोचन। क्या बोलते हैं? अनिमेष लोचन। ठीक है ना? तो महात्मा बुद्ध जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ज्ञान प्राप्ति के दौरान जिस पेड़ पर एक सप्ताह तक लगातार, मतलब एक सप्ताह तक टक 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 टकते रहे, उसे ही क्या कहे? अनिमेष लोचन। अनिमेष लोचन कहां हुआ? तो उनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ था? बोध गया में। और जिस पेड़ के नीचे हुआ था, उसी पेड़ को एक सप्ताह तक देखे थे, उसी को क्या कहते हैं? अनिमेष लोचन। क्या कहते हैं? अनिमेष लोचन। और यह अनिमेष लोचन चैत्य कहां स्थित है? बोध गया में। बताइएगा तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो बनाया गया है वो कहां बना है? राजगीर में। सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप बना है, यह कहां बना है? सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप बना है वो कहां बना है? राजगीर में। स्तूप कहां पे है? राजगीर में। ठीक है ना? उसके बाद जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो सबसे पहले ज्ञान जो प्राप्ति हुआ, तो पहले कहां दिए थे ज्ञान? सारनाथ में दिए थे। कहां दिए थे? सारनाथ में। तो सबसे पहला बार दिए सारनाथ में। और सबसे ज्यादा बार कहां दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। कहां पे दिए थे? श्रावस्ती। तो पहली बार सारनाथ, सबसे ज्यादा बार श्रावस्ती। और उनका जो देहांत हो गया था ना, कहां हो गया था? कुशीनगर में। कहां हो गया था? कुशीनगर। कहां हुआ था? कुशीनगर। और महात्मा बुद्ध का जैसे ही मृत्यु हो जाता है, तो उनके लिए 4 गो बौद्ध स्तूप कराया जाता है। कितना स्तूप कराया जाता है? 4 गो बौद्ध स्तूप सम्मेलन करने के लिए 4 बार बौद्ध सम्मेलन होता है। कितने बार होता है? 4 बार। पहला बार जो होता है 483 ईसा पूर्व में राजगीर में होता है। कहां होता है? राजगीर में। और दूसरा जो होता है 383 ईसा पूर्व वैशाली में होता है। कहां होता है? वैशाली में होता है। और जो तीसरा बार होता है 255 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व में, वो कहां होता है? पाटलिपुत्र में। इसका ट्रिक याद रखिएगा, राबे पाकू। पहला बौद्ध सम्मेलन हुआ था राजगीर में, दूसरा कहां हुआ था? और तीसरा कहां हुआ था? पाटलिपुत्र। और चौथा जो हुआ था वो कहां हुआ था? कुंडलवन। कहां हुआ था? कुंडलवन में हुआ था, कश्मीर। कुंडलवन कहां पड़ता है? यह कहां हुआ था? कश्मीर में। कहां हुआ था? कश्मीर में। कुषाण वंश कनिष्क के समय हुआ था ना। ठीक है ना? तो बताइए, महात्मा बुद्ध को जहां ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो एक सप्ताह तक लगातार टक टक देखे, तो क्या बोलते हैं? अनिमेष लोचन। और वह अनिमेष लोचन कहां है? बोध गया में। एक और इनका स्तूप बनाया गया है बेगूसराय में। बेगूसराय में जो स्तूप बना है वह साईं, क्या नाम है मोटो? बेगूसराय जो क्या नाम है इसका? साईं। क्या नाम है इसका? साईं पॉल हरसाई। क्या नाम है? हरसाई। हरसाई स्तूप। और हरसाई जो स्तूप है, यह कहां पे है? बेगूसराय में। बेगूसराय में। कहां पे है? बेगूसराय में। कहेगा हरसाई स्तूप ये कहां पे है? बेगूसराय में। हरसाई स्तूप कहां पे है? हरसाई स्तूप बेगूसराय। हरसाई स्तूप बेगूसराय में। हरसाई स्तूप कहां पे है? बेगूसराय में। हरसाई स्तूप कहां पे है? बेगूसराय। आगे बढ़ा जाए। देखिए, गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था? तो गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीणों के लिए जो ऐप चलाया गया था, उसका नाम क्या था? इंटरनेट साथी। क्या नाम था? इंटरनेट साथी। गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया था, उसका नाम क्या था? इंटरनेट साथी। इंटरनेट साथी। इंटरनेट के बारे में 4-5 बात भी याद रखना है। क्या क्या याद रखना है इंटरनेट के बारे में? देखिए, ठीक है ना? देखिए, इंटरनेट साथी के बारे में सबसे पहले इंटरनेट जो होता है, सबसे पहले इंटरनेट का जो स्थापना हुआ था, इसके लिए कार्य जो स्टार्ट कर दिया गया था 1961-62 में है। पूर्ण रूप से जो इसका स्थापना किया गया था यह 1983 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1983 ईस्वी में। और इसी इंटरनेट पर एक साइट चलाया गया जिसका नाम था गूगल। क्या नाम था? गूगल। और उस गूगल का जो स्थापना किया गया था, गूगल का जो स्थापना किया गया था, यह किया गया था 1998 में।
कब किया गया था? 4 फरवरी 1998 को, 4 फरवरी 1998 को। आगे चलकर इसी गूगल पर एक ऐप जोड़ा गया था, उसी गूगल पर एक ऐप जोड़ा गया था जिसका नाम था फेसबुक। क्या नाम था? फेसबुक। फेसबुक। और फेसबुक का जो स्थापना किया गया था, यह किया गया था 2004 में। ये भी फरवरी में किया गया था, 2004 में। 2004 में फेसबुक का स्थापना कब हुआ था? 2004 में। 2004 में। और फेसबुक के बाद आइएगा, एक आता है ये व्हाट्सएप। क्या आता है? व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप से पहले ही एक चीज स्थापना किया गया था, यूट्यूब। और यूट्यूब का जो स्थापना किया गया था, यह कब किया गया था? 2005 में। यूट्यूब का जो स्थापना किया गया था, ये कब किया गया था? 2005 में। और वहीं व्हाट्सएप का, इसका सोशल साइट है, व्हाट्सएप का जो स्थापना किया गया इसी गूगल पर चढ़ाने के लिए, ये सब लोगों को जोड़ने के लिए, जिस तरह इंटरनेट साथी था, ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षा के लिए था, उसी तरह एक आदमी से दूसरे आदमी को जोड़ने के लिए व्हाट्सएप का स्थापना किया गया 2009 में। 2009 में। उसके बाद लड़का को लड़की बनाने के लिए, लड़का को लड़की बनाने के लिए, लुंगी डांस करने के लिए, कमरिया करे हाय हाय करने के लिए इंस्टाग्राम का स्थापना किया गया 2010 में। इंस्टाग्राम का जो स्थापना किया गया, यह किया गया कब? 2010 में। इंस्टाग्राम का स्थापना कब किया गया था? आज जब कमरिया करे हाय हाय हो गया, लड़का लड़की बन गया, लिपस्टिक लगा लिया, बाल इतना बड़ा बड़ा रख लिया लड़का लोग, ठीक है ना, तो उसको शिक्षित करने के लिए इसका स्थापना किया गया था, जिसका अभी जो बंद करने वाला सरकार है, टेलीग्राम का जो स्थापना किया गया, यह किया गया 2013। कब किया गया था? 2013। किससे किया गया? 2013। तो टेलीग्राम का जो स्थापना हुआ 2013। इंस्टाग्राम का जो स्थापना हुआ कब हुआ था? 2010। व्हाट्सएप का जो स्थापना हुआ 2000, यूट्यूब का जो स्थापना हुआ 2000, और फेसबुक का स्थापना और गूगल का स्थापना 1998। ट्विटर कब हुआ था? ट्विटर का ना ध्यान है, देख लीजिए तो। ट्विटर 2000, वाह, लिख। हाँ, हम समझ गए। फेसबुक का एक्स कर दिया है, एक्स। तो यहां पकड़ लीजिएगा ट्विटर का जो स्थापना हुआ ये 2006 में। ट्विटर का स्थापना कब हुआ है? 2006 में। ट्विटर का स्थापना 2006। तब फेसबुक का स्थापना 4, यूट्यूब का स्थापना 5, ट्विटर का स्थापना 6, व्हाट्सएप का स्थापना 9, इंस्टाग्राम का स्थापना, टेलीग्राम का स्थापना 13, और गूगल का स्थापना 1998। इंटरनेट का शुरुआत किया गया था औपचारिक रूप से 1961-62 में। बाकी इसका आधिकारिक दर्जा दिया गया था, या कब दिया गया था? 1983। मेरे मोबाइल का नंबर 61-62 है, 62-61 है, लास्ट मेरा 62-61 है, ठीक है ना। 61-62 में क्या कहा था? बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। गूगल का स्थापना कब हुआ था? 1998 में। निम्नलिखित विद्रोह में से कौन सा क्रम में सजाए? निम्नलिखित विद्रोह को क्रम में सजाए, ठीक है ना। आप सजाइए क्रम में। तो यह महात्मा गांधी का विद्रोह का क्रम है, उनका क्रम को सजाना है। अब पूरा महात्मा गांधी की कहानी को समझ लीजिए, क्रम अपने आप सजा दीजिएगा। अपना से बढ़ का सम्मान करेगा ना, तो एग्जाम में 2 नंबर अपने आप बढ़ जाएगा। अपना से बढ़ का सम्मान करेगा, जो क्वेश्चन नहीं भी याद रहेगा ना, और गलती से कलम जाता रहेगा, ए पर मराएगा बी पर, अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा अपने से बड़े का सम्मान करना चाहिए। जानते हैं, ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। अब बृहस्पति ग्रह बड़ा है, अब बृहस्पति ग्रह है विष्णु भगवान का बहुत फेवरेट ग्रह है। अब विष्णु भगवान क्या कहते हैं? जो अपने से बड़ों का सम्मान करेगा, उसका जीवन में हम हर वक्त सम्मान करेंगे। ना समझ में आया?
हम ये कहें विष्णु भगवान का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है, ठीक है ना। और बृहस्पति जो ग्रह होता है वह कहता है जो अपने से जो अपने बड़ से अपने बड़ों को जो सम्मान करता है उसके जीवन का हम सम्मान हमेशा करेंगे। देखते हो कोई भाई अपने बड़ भाई पर हाथ उठा देता है या झगड़ा कर लेता है, ठीक है ना, तो वो कहीं जाता रहता है, कहीं रोड एक्सीडेंट में मर जाता है, कहीं जाता रहता है धाम पर, उसका गाड़ी ब्लास्ट हो जाता है। ये सब उसी पाप का जो रहता है ना, वही पाप का जो रहता है सजा मिलता है सबका। अपने से बड़ को कभी भी दुस्साहस तरीका से या गलत तरीका से बात नहीं करना चाहिए, चाहे कितना बड़ा पद ओहदा पद पर हो क्यों नहीं, समझे ना। तो ये सब सीखे बच्चा नहीं ना है, अब कखा स्वे सीख रहे हैं, बस बोल इसे बोलो भैया। अब अपने अंदर में मैच्योरिटी होना चाहिए से नहीं मेरे से बड़ है उनको सम्मान करेंगे, समझे ना। आइए देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में। इस सब महात्मा गांधी का क्रम पूछ रहा था, फटाफट देख लेते हैं। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था यह 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी को 1883-84 ईस्वी में इनका विवाह करा दिया गया। 1883 में इनका विवाह करा दिया गया, 83-84 में। आगे चलकर महात्मा गांधी 1889 ईस्वी में गए थे लंदन पढ़ने के लिए। कहाँ गए थे? लंदन में। 1888 में 88 में गए और 1891 तक लंदन में 3 साल तक वकालत का डिग्री लिए। वकालत का डिग्री लेने के बाद आए भारत में। भारत में आने के बाद जो गुजरात का सबसे बड़ा व्यापारी था अब्दुल्ला सेठ, अब्दुल्ला सेठ ने महात्मा गांधी इतना योग्य व्यक्ति था, बहुत तेज रहा था, अपने यहाँ वकालत के तौर पर अब्दुल्ला सेठ के यहाँ रह जाते हैं। और अब्दुल्ला सेठ इतना बड़ा व्यापारी रहता है, इसका बहुत सारा बिजनेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ रहता है। उसी बिजनेस को संभालने के लिए एक केस फंस जाता है इसका दक्षिण अफ्रीका में अब्दुल्ला सेठ का। उसी केस को संभालने के लिए, देख रेख करने के लिए महात्मा गांधी को यहाँ से एक जहाज बुक किया जाता है दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए, एसएस सफारी। एसएस सफारी नामक जहाज बुक किया जाता है। यह जहाज जाता है नटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका, डरबन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? डरबन। और जब वहां पर केस मुकदमा जीत जाते हैं तो वहां से फिर से महात्मा गांधी आते हैं भारत में अरबिया जहाज से। किस जहाज से आते हैं? अरबिया जहाज से आते हैं। और यह अरबिया जहाज 1915 ईस्वी में आते। कब आता है? 1915 में। और 9 जनवरी 1915 में अरबिया नामक जहाज से आते हैं। 1915 में आने के बाद यह मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरते हैं। अपोलो बंदरगाह पर उतरते हैं। और महात्मा गांधी का जो सबसे बड़ा राजनीतिक गुरु रहता है उसका नाम रहता है गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले जो रहते हैं, गोखले, यह महात्मा गांधी का सबसे बड़ा राजनीतिक गुरु रहते हैं। और वह आते हैं महात्मा गांधी भारत में तो अपने गुरु से जाकर मिलते हैं और कहते क्या है से हमको भारत में जिस तरह दक्षिण अफ्रीका में हम अन्याय के खिलाफ लड़के आए हैं उसी तरह हम भारत में अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। वो बोले थे 1 साल तक तुम कुछ नहीं बोलेगा, एकदम मौन व्रत करेगा। 1 साल तक महात्मा गांधी जो कठियावाड़ी किसान होता है उसी किसान का वेश धारण करके अपना भारत का पूरा चक्कर लगाते जाते हैं कहां पे? अहमदाबाद। और 1915 में आए और 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में ही साबरमती आश्रम की स्थापना कर देते हैं। अहमदाबाद में जब साबरमती आश्रम का स्थापना कर देते हैं तो महात्मा गांधी से मिलने के लिए एक बिहार का बहुत बड़ा नेता आता है जिसका नाम रहता है राजकुमार शुक्ल। क्या नाम आता है? राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल आता है तो महात्मा गांधी को अपने यहाँ बुलाने को लेकर आमंत्रित करता है। ऐसे पहले वो आता है लखनऊ अधिवेशन में, बाकी वो मिलते उलते नहीं है। फिर से उसको बनारस बुलाया जाता है। बनारस में BHU में महात्मा गांधी भाषण देने वाले रहते हैं, वहां भी नहीं मिलते हैं। वह जाते कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। फिर पश्चिम बंगाल में जाता है राजकुमार शुक्ल, वहां भी महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल से नहीं मिलते हैं। महात्मा गांधी को बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वह यहां से पश्चिम बंगाल से वो ट्रेन पकड़ते हैं और बिहार के पटना जंक्शन आते हैं। और पटना जंक्शन पर यह 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को उतरते हैं। पटना जंक्शन पर 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को जब पटना जंक्शन उतरते हैं उसके बाद जाते हैं चंपारण और किसानों के लड़ाई लड़ते हैं 3 कठिया पद्धति। यानी कि किसान हमेशा किसान का शोषण करता रहता है। कठिया यहाँ पे चंपारण में क्या कहता है? 20 कट्ठा में कम से कम 3 कट्ठा पर तुमको नील की खेती करना ही पड़ेगा। नील की खेती करना पड़ेगा। इसके लिए किसान के खिलाफ आवाज उठाते महात्मा गांधी। और यहाँ पर महात्मा गांधी का जीत होते हैं और महात्मा गांधी के प्रथम सत्याग्रह रहता है।
महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन आता है चंपारण। कौन आता है? आंदोलन चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में। 1917 में उसके बाद जब यहाँ हो जाता है तो महात्मा गांधी चंपारण से आने के बाद यहाँ पर देखिए अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में बहुत सारा किसान कपास की खेती करता रहता है। इसी कपास में उस दौरान क्या होता है, 1918 के दौरान में प्लेग फैल जाता है। क्या फैल जाता है? प्लेग। और जब प्लेग फैल जाता है यहाँ पर तो किसान इस काम को छोड़ के जाने लगता है। तो ब्रिटिश सरकार किसानों को लालच देकर क्या कहता है, तुमको जो बोनस मिलता है, तुमको हम बोनस जो 20% बोनस मिलता है इसको हम बढ़ाकर तुमको हम 50% कर देंगे। और किसान प्लेग में होने के बावजूद भी यहाँ काम करने लगता है अहमदाबाद में, ठीक है ना। बाद में जैसे ही प्लेग खत्म होता है तो वह ब्रिटिश सरकार किसानों को जो 50% बोनस दिया रहता है उस बोनस को क्या कर देता है, कम कर देता है। और उस बोनस को लिया आता है 20% पर। कितना प्रतिशत पर? 20% पर। अब पहले देता रहता है कितना? 50%। किसान और जाता है नहीं, हम लेंगे 50% बोनस तभी जाके काम करेंगे। और इसके खिलाफ जब नहीं देता है ब्रिटिश सरकार 50% बोनस तो महात्मा गांधी को ये अहमदाबाद के किसान बुलाता है और कहता है हम लोग को जबरदस्ती रखा था 50% बोनस पर, बाकी हमको 50% नहीं दे रहा है। महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार और अहमदाबाद किसानों के बीच मध्यस्थता करके दोनों का औसत 50-20 कितना होता है और 70 का कितना होता है 35% बोनस पर काम करने को लेकर राजी करवाते हैं। और यह काम करने को राजी जो करवाते हैं यह 15 मार्च 1918। और महात्मा गांधी का पूरा क्रेज पूरा भारत में फैलने लगता है। उसके बाद जब प्लेग यहाँ फैल जाता है अहमदाबाद में तो पहले जाते हैं चंपारण से बाद आए अहमदाबाद, और अहमदाबाद से यहाँ पर गए खेरा में। कहाँ पे गए? खेरा में क्या था, किसानों को बहुत ज्यादा टैक्स मिलता था, ठीक है ना। और यहाँ पर ब्रिटिश सरकार किसान पर बहुत ज्यादा टैक्स बांध दिया। जब टैक्स बांध दिया तो यहाँ किसान ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाने लगा। और महात्मा गांधी भी इस आंदोलन में शामिल हुए और ब्रिटिश सरकार को कहे अब यह कोई किसान तुमको कर नहीं देगा, और कर मत दो का नारा दिए। कौन सा नारा दिए? कर मत दो। कर मत दो का जो नारा दिए, कर मत दो का, यह दिए थे 22 मार्च 1918 को। 22 मार्च 1918। और यह होने के बाद आता है 1919, जब अंग्रेज का शोषण चरम सीमा पर हो जाता है। तो इसी अंग्रेज को शोषण को रोकने के लिए महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा पहला सबसे बड़ा जनव्यापी आंदोलन जो शुरू किया जाता है वह किया था 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहला जनव्यापी आंदोलन होता है वह कब होता है? 6 अप्रैल 1919 को। आगे चलकर महात्मा गांधी यह जनव्यापी आंदोलन खत्म होता है तो 1 अगस्त अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू करते असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी बहुत चीज स्क्रिप्ट पर आपको डेट बता रहे हैं, आपको क्रम सजा लीजिएगा, ठीक है ना। तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी शुरू करते असहयोग आंदोलन। जब 5 फरवरी को असहयोग आंदोलन चोरी चौरा कांड हो जाता है तो 11 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। यह कब लेते वापस? 11 फरवरी 1922 को। 11 फरवरी 1922 को। उसके बाद दिसंबर 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी कर्नाटक के बेलगांव से अधिवेशन करते हैं। दिसंबर 1924 ईस्वी से महात्मा गांधी कर्नाटक के बेलगांव में अधिवेशन करते हैं। और अधिवेशन करने के बाद आता है 1931 से पहले आता है 1930। 5 मार्च 1930 ईस्वी को 5 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया जाता है। 5 मार्च नहीं, 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे चलकर महात्मा गांधी ने इसके 1 साल के बाद 6 मार्च को 5-6 कभी 5-6 देता है 5-6 मार्च
1931 ईस्वी के महात्मा गांधी और इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता होता है, जिसको बोलते हैं दिल्ली समझौता। क्या बोलते हैं? दिल्ली समझौता। और दिल्ली समझौता होने के बाद महात्मा गांधी 1931 है भाई, 31 है, ये 31 है, समझ रहे हैं ना, 31 है। 1931 में जब यहां पे हो जाता है तो महात्मा गांधी 1931 में जाते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। 1931 में जाते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। तो वह जाने के दौरान महात्मा गांधी के लिए, यहां लंदन है, यहां पे लंदन है, तो महात्मा गांधी के लिए दिल्ली से एक गरीब बुक आया था जिसका नाम रहता है SS राजपूताना। क्या नाम रहता है? और SS राजपूताना जहाज से जाते हैं महात्मा गांधी यहां पे, कि जहाज से जाते हैं? SS राजपूताना जहाज से जाते हैं, SS राजपूताना जहाज से जाते हैं। और वहां जाने के बाद गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। और वहां से एक और इटली का जहाज बुक किया था जिसका नाम रहता है ब्रिटानिया जहाज। कौन जहाज? ब्रिटानिया जहाज। अब ब्रिटानिया जहाज से वापस भारत आ जाते हैं। और आने के बाद 1932 ईस्वी में, 32 ईस्वी में महात्मा गांधी 1932 में मतलब दलित के प्रति हो रहे शोषण को रोकने के लिए अब सब बताने लेंगे तो खत्म हो जाएगा। महात्मा गांधी क्लास 4 घंटे का है, आपका शॉर्ट में पूरा खत्म कर देंगे। 1900 जब जन्म हुआ था ना, अब मृत्यु तक बता। हो रहा है दलित को रोकने के लिए 1932 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच, भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट होता है। कौन सा पैक्ट होता है? पूना पैक्ट होता है। अब पूना पैक्ट होता है 1932 में, 1932 में। और इसके 10 साल के बाद महात्मा गांधी 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं 8 अगस्त 1942 को, ठीक है ना। 8 अगस्त 1942 को यह घोषणा होता है और 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हो जाता है। और 1942 में स्टार्ट होता है। यहीं पर महात्मा गांधी नारा देते हैं, करो या मरो का नारा देते हैं, करो या मरो, करो या मरो। उसके बाद महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 से महात्मा गांधी क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। 30 जनवरी 1948 से महात्मा गांधी क्या होता है? मृत्यु। इस तरह महात्मा गांधी का डेट है। आगे आपका डिवीजन कर लेते हैं। आइए 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 आइए, आपको पता है इसे 20-30 क्वेश्चन इसमें भी हो गया है, नहीं हो गया है? आपको ये चीज समझ में नहीं आएगा। जब एग्जाम में बैठिएगा ना तो उस टाइम में आपका सिर्फ मेरा ही वीडियो याद आएगा। रिवीजन करना है, वहीं पर जाना ही पड़ेगा हमको। आप मजबूर होकर, भले अभी 100 को जा रहा है, बाकी आप ही लोग देख देख के उसको 1000 पढ़ाइएगा, ठीक है ना। रिवीजन करना होगा तो यहाँ आना ही पड़ेगा। आप पूरा प्रीवियस करवा रहे हैं। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। ब्याह करा दिया गया 1883। पढ़ने के लिए भेज दिया गया 1888। वकालत का डिग्री प्राप्त कर लिया 1891। और दक्षिण अफ्रीका गए 1891 में ही। दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1891 में ही, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर दक्षिण गए थे 1893। और 1894 ईस्वी में नटाल प्रांत में ही नटाल कांग्रेस का स्थापना किए थे। और यहाँ से गए थे SS सफारी जहाज से, और आए थे किसे? अरबिया जहाज से। सफारी से गए, अरबिया से आए। और अपोलो बंदरगाह पर उतरने के बाद किसानी कठियावाड़, यानी कि किसानी कठियावाड़ का भेष धारण करके पूरा भारत घूमे और साबरमती आश्रम का स्थापना 1916। उसके बाद राजकुमार शुक्ल ने चंपारण सत्याग्रह करने के लिए कब बुलाया था? 1917। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और महात्मा गांधी का जो राजनीतिक गुरु था, क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। चंपारण सत्याग्रह जो हो रहा था, इसमें किसानों का मांग कितना कट्ठा पर कितना नील खेती करना पड़ता था? 20 कट्ठा में 3 कट्ठा। उसके बाद महात्मा गांधी जब वहां पर आंदोलन हो रहा था तो एक जगह अहमदाबाद में आंदोलन छिड़ गया था। यह प्लेग के बीमारी कारण छिड़ गया था। तो बोनस देने को लेकर ब्रिटिश सरकार कहा था हम 50% देंगे। और बाद में कितना दिन लगा था? महात्मा गांधी ने कितना प्रतिशत सहमत करवाया था? 35%। का सहमत करवाए थे 15 मार्च 1918।
और उसके बाद खेरा आंदोलन। खेरा आंदोलन ये कब हुआ था? 22 मार्च 1918। और यहां पे एक नारा दिए थे, कर मत दो, कर मत दो। तो कहेगा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान कहे थे कर मत दो? खेरा। खेरा आंदोलन कब हुआ था? 22 मार्च 1918। उसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार पूरा भारतवर्ष में जनव्यापी आंदोलन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920। उसके बाद चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। इसको वापस कब ले लिया गया था? 11 फरवरी 1922। उसके बाद महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन किए थे। गोलमेज, सॉरी, क्या बोलते हैं, कांग्रेस का जो कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, ये कब बने थे? 24। उस समय ना अब अज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930। गांधी ने भी समझौता, गांधी ने समझौता को ही दिल्ली समझौता कहते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गए थे 1931 से कांग्रेस की तरफ से। किस जहाज से गए थे? किस जहाज से आए थे? ब्रिटेन। महात्मा गांधी के बारे में पूरा सब याद कर ले है, 21 गो ऐसे अस्पताल से गए थे। आप चारों को याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका गए थे ऐसे सफारी से, दक्षिण अफ्रीका से आए थे अरबिया। लंदन में गए थे ऐसे राजपुताना से, आए से ब्रिटानिया। और महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट कब हुआ था? और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? इसमें करो या मरो का नारा। अब महात्मा गांधी का मृत्यु नथुराम गोडसे ने कब कर दिया था? 3 जनवरी 1948। अब आप सजा दीजिएगा अपने फटाफट। आए दिल्ली में, उसके बाद दिल्ली में, हाँ क्या हुआ? महात्मा गांधी निम्नलिखित में से, निम्नलिखित विद्रोह में से कौन सा क्रम सजाए? बताए। अहमदाबाद, चंपारण, खेरा। पहले चंपारण के पहले अहमदाबाद, चंपारण। तो पहला नंबर में क्या हो जाएगा? चंपारण हो जाएगा। और पहले अहमदाबाद के पहले खेरा, पहले अहमदाबाद के खेरा, अहमदाबाद। पहले ए आता है कि पहले के आता है? ए आता है। पहले क्या आता है? ए। और तब क्या आता है? जो अहमदाबाद होता है यह होता है 15 मार्च 1918। और इसी के 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद यानी 22 मार्च 1918। 22 मार्च 1918 कौन होता है? खेरा। क्या होता है? खेरा। और 1917 में क्या होता है? चंपारण। अब बता दीजिएगा, आगे आइए। गारो खासी जयंतिया के पहाड़ी, गारो खासी जयंतिया के जो पहाड़ी है, देखिए गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है, ये किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का। प्रायद्वीपीय पठार है ना, इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार, इसका आकार कैसा है? सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। देखिए जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, प्रायद्वीपीय पठार, हाँ प्रायद्वीपीय पठार है, इसका आकार जो है ना कैसा है? त्रिभुजाकार है। देखिए गुजरात के जो एक पहाड़ी पड़ता है, क्या हुआ? कहाँ से रहे? महात्मा गांधी दिए थे, महात्मा गांधी दिए नाम गांधी जी दिए थे। सेट मारते हैं तो उसमें आया होता है, नेट पे बहुत सारा चीज आता है ना, इसी तरह देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पाइएगा, यहाँ पर गिर के पहाड़ी से और राजमहल के पहाड़ी तक, गिर के पहाड़ी से राजमहल की पहाड़ी तक, राजमहल की पहाड़ी तक, और राजमहल के पहाड़ी से नीचे में आइएगा नीलगिरी की पहाड़ी तक, नीलगिरी की पहाड़ी तक, नीलगिरी के पहाड़ी तक। ये जो नीलगिरी है, नीलगिरी के पहाड़ी तक जो फैला हुआ है वह प्रायद्वीपीय पठार है। अब प्रायद्वीपीय पठार पठारों का पठार है, प्रायद्वीपीय पठार पठारों का पठार है। और इसी राजमहल की पहाड़ी से मालदा गैप के द्वारा यहां से अलग हो गया। इसी का हिस्सा था आपका कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। और उसी छोटा नागपुर के पठार में सटा हुआ था मेघालय का पठार, जो है ना मेघालय, उसी में सटा हुआ था मेघालय में। और इसी मेघालय में 3 गो पहाड़ी है। एक है मेरे भाई गारो, क्या है? गारो। और एक क्या है? खासी। क्या है? खासी। और एक क्या है? जयंतिया। क्या है? जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया।
और इसके बाद आता है मिकिर के पार, क्रम है, पश्चिम से पूर्व क्रम में है, गारो खासी और जयंतिया, गारो खासी और जयंतिया। तो क्वेश्चन आएगा जो गारो खासी जयंतिया पठार है ये किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का। किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है? प्रायद्वीपीय पठार का कैसा है? त्रिभुजाकार। और सिंधु घाटी सभ्यता का भी आकार कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार। तो गारो खासी जयंतिया एक भाग किसका है? प्रायद्वीपीय पठार का। इसको खत्म करना है, ठीक है ना, नहीं तो लेट हो जाएगा। बृहद, बृहद ट्रंक होता है, बृहद ट्रंक मार्ग, ग्रैंड ट्रंक रोड। सबसे पहले ग्रैंड ट्रंक रोड का जो निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने कहा था। ग्रैंड ट्रंक रोड को ही क्या हुआ? हाँ इंग्लिश थोड़ा हिंदी टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था। तो बृहद ग्रैंड ट्रंक रोड जो होता है इसका निर्माण जो कहता है शेरशाह सूरी, और ग्रैंड ट्रंक रोड को ही शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं, शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। और यह जो बना हुआ ग्रैंड ट्रंक रोड यह NH1, ठीक है ना, NH1 जो है ना यह अमृतसर से आता है दिल्ली, अमृतसर से दिल्ली। NH1 जो होता है यह कहां से कहां तक है? अमृतसर से दिल्ली। और दिल्ली से आएगा यहाँ पर कोलकाता, तो यहाँ पर है NH2। तो अमृतसर से दिल्ली है NH1 और दिल्ली से कोलकाता NH2। और ये पूरा रोड को ही कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड। क्या बोलते हैं? GT रोड। और इसे कहते हैं शेरशाह सूरी रोड। और इसका जो मरम्मत करवाया था लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था, लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था, लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था। कौन करवाया था? लॉर्ड ऑकलैंड। आगे देखिए, छोड़ दिए कुछ। विधान परिषद का सदस्य बनने हो तो न्यूनतम उम्र होना चाहिए। देखिए याद रखिए, इस धरती पर जितना उम्र होता है ना सबका लिखिए लीजिए, जो जो आप नहीं सुनोइएगा सब लिखाएंगे अभी। सबसे पहले सबसे अधिक उम्र होना चाहिए किसका? तो लोकपाल का। लोकपाल बनने के लिए आपका उम्र होना चाहिए, लोकपाल बनने के लिए आपका उम्र होना चाहिए 45 साल। कितना होना चाहिए? RBI का गवर्नर बनने के लिए, RBI का गवर्नर बनने के लिए आपका उम्र होना चाहिए 40 साल। कितना होना चाहिए? 40 साल। उसके बाद राष्ट्रपति, क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। उसके बाद राज्यपाल, उसके बाद उपराज्यपाल, उपराज्यपाल। ये सब बनने के लिए आपका उम्र होना चाहिए 35 साल। कितना होना चाहिए? 35 साल होना चाहिए, 35 साल, 35 साल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल 35 साल। उसके बाद आपको इधर में आ जाइए, इधर में आ जाइएगा लोकसभा। क्या होता है? लोकसभा। तो लोकसभा और वही राज्य में आइएगा तो होता क्या है? विधानसभा। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, विधानसभा सदस्य बनने के लिए, और लोकसभा का सदस्य में से ही प्रधानमंत्री चुनता है, और विधानसभा के सदस्य में से ही मुख्यमंत्री चुनता है, और इसी सदस्य में से ही कैबिनेट मंत्री तय होता है। जितना भी कैबिनेट मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है या मुख्यमंत्री होता है, और मंत्री परिषद होता है। जितना भी मंत्री परिषद हो गया, उसके बाद मुख्यमंत्री हो गया और प्रधानमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। इसके लिए उम्र जो चाहिए वो कितना चाहिए? 25 साल चाहिए। कितना चाहिए? 25 साल। कितना होना चाहिए? 25 साल। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद 25 साल। उसी तरह आइएगा तो केंद्र में होता है राज्यसभा और राज्य में होता है विधान परिषद। क्या होता है? विधान परिषद। टाइम जाए। राज्यसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद, इसको बनने के लिए जो उम्र होना चाहिए इसके सदस्य का कितना होना चाहिए? 30 साल। कितना होना चाहिए? 30 साल। और याद रखिएगा जो राज्यसभा होता है ना, ये उच्च सदन होता है, और राज्य में तो विधान परिषद होता है, ये क्या होता है? उच्च सदन होता है। लोकसभा क्या होता है? निम्न सदन। और राज्य में जब विधान सभा हो तो क्या होता है? निम्न सदन। और इसमें लोकसभा या विधानसभा बनने के लिए 25 साल, राज्यसभा या विधान परिषद बनने के लिए कितना होना चाहिए? 30 साल। वही पंचायत, पंचायत मुखिया, वार्ड, सरपंच, ये सब बनने के लिए पंचायत का चुनाव, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितना होना चाहिए? 21 साल। कितना होना चाहिए? 21 साल।
वहीं वोट गिराने के लिए, इस सब का वोट गिराने के लिए 18 साल। कितना होना चाहिए? 18 साल। बुझाया? पहले देखिए गौर से आइए। लोकपाल बनने के लिए कितना होना चाहिए? हाँ, कितना चाहिए? 45। आप कुछ क्या बोले? लोकपाल बनने के लिए कितना होता है? 45। आरबीआई, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल 35। उसके बाद आइए आगे। उसके बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यसभा, विधान परिषद कितना साल में चाहिए? 30 साल। उसके बाद गांव में मुखिया, वार्ड सरपंच के लिए वोट गिराने के लिए 18 साल। बुझाया? आप सब जानते थे, बाकी आरबीआई और लोकपाल नहीं जानते थे ना, नहीं जानते थे ना। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सिखावे करेंगे, कुछ ना कुछ। यही एगो नंबर आ जाता, वहां आरबीआई का आ जाता, आपका पक्का माइंड रुक जाता। फिक्स है से रुकना तय है। भले आप गलत मारते या गलती से सही मार लेते, बाकी वहां पर कलम रुकिए जाता। यही चीज आपका 1 घंटा के अंतर्गत ये चीज सीख लिए ना, यही आपका टाइम का सक्सेसफुल हो गया। नहीं समझ में आया? यही होता है तैयारी। अब बताइए, 21 साल गांव मुखिया सरपंच के लिए हो गया, 25 साल लोकसभा विधानसभा, 30 साल विधान परिषद और किस जगह जाएगा? राज्यसभा। 35 साल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल। क्या हो जाएगा? उपराज्यपाल। और क्वेश्चन होगा ना और होगा। देखिए इसका बोल देते हैं, ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा क्या मापा जाता है? दूरी का। बस आंसर देख लीजिए, डिस्कशन बहुत टाइम लग जाएगा, 2-3 मिनट। ऑडोमीटर से क्या मापते हैं? दूरी। शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट, शक्ति का ऐसा मात्रक। अब बल का क्या होता है? बल का ऐसा मात्रक न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और ईंधन खपत के लिए बहुत सारा होता है, ठीक है ना। ईंधन में ही आता है आपका, देखिए पेट्रोलियम। क्या आता है? पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम से ही बहुत सारा ईंधन बनता है, जैसे पेट्रोल। क्या बनता है? पेट्रोल। और क्या बनता है? डीजल। क्या बनता है? डीजल। और इसे क्या बनता है? केरोसिन। क्या बनता है? केरोसिन। तक ईंधन में याद रखिएगा, पेट्रोलियम से ही बनता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। पेट्रोल, डीजल और केरोसिन। उसके बाद आगे देखिए, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? देखिए अर्धचालक जो होता है ना, 7 गो उपधातु होता है, ब्रॉन्ज, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम और प्लेटिनम। इसमें क्या होगा? ताप बढ़ा दीजिएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एकदम घट जाएगा। क्या हो जाएगा? धातु में यदि ताप बढ़ाइएगा तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बढ़ जाएगा। धातु को जब ताप बढ़ाइएगा, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बढ़ जाएगा। बाकी उप धातु में, अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह की मतलब गर्म की जगह ताप बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बाकी 2 गो उपधातु ऐसा है, ठीक है ना, जिसको 0 केल्विन रखने पर उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह खत्म भी हो जाएगा। एक होता है जर्मेनियम, एक होता है सिलिकॉन। जामा से जर्मेनियम, सिर से सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन में इसका ताप केल्विन में कर दीजिएगा 0 डिग्री केल्विन, तो इसमें यह अधातु का काम करेगा। किसका काम करेगा? अधातु का काम करेगा। जर्मेनियम और सिलिकॉन यह विद्युत का चालक होता है, दुकुर चालक होगा। बाकी 0 केल्विन ताप पर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बस देखो क्वेश्चन और है, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी। देखिए हम लोग के गांव में एगो भागीरथी देवी थी, ठीक है ना, और चुनाव लड़ी थी, तो नाम हमारे भागीरथी देवी ईंटा छाप जिंदाबाद, भागीरथी देवी ईंटा छाप जिंदाबाद। तो याद रखेगा, भागीरथी में क्या लगा रहेगा? देवी। क्या रहेगा? देवी। जहां पे भागीरथी रहेगा वहां पे क्या रहेगा? देवी। तो इस सब में अलकनंदा तो रहबे करता है, अब भागीरथी में क्या लगा लेंगे? देवी। तो भागीरथी में क्या हो जाएगा? देवी। तो भागीरथी कौन प्रयाग हो जाएगा? देवरिया, ठीक है ना। और धौली गंगा विष्णु गंगा से क्या हो जाएगा? धौली गंगा अलकनंदा से विष्णु प्रयाग। और यहां पर नंदाकिनी नदी और अलकनंदा से क्या हो जाएगा? नंद प्रयाग। और पिंडार नदी और अलकनंदा से क्या हो जाएगा? क्या? हाँ ये मंदाकिनी होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी। अब पिंडार से होता है कर्ण प्रयाग। पिंडार से क्या होता है? कर्ण प्रयाग। पिंडार से क्या होता है? कर्ण प्रयाग। पिंडार से हो जाएगा कर्ण प्रयाग,
उसके बाद अलकनंदा और मंदाकिनी से रुद्रप्रयाग, नंदाकिनी से नंदप्रयाग, और धौली गंगा और विष्णु गंगा से हो जाएगा ये विष्णु प्रयाग, और देव प्रयाग हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी। इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, टाइम हो गया है दे, खत्म हो गया। कल नया सेट करवाएंगे 1275 का, जो पीटी में पूछा गया था उसका, और जितना पूछा हुआ था कम से कम उस क्वेश्चन से 1000 क्वेश्चन करवाएंगे, समझे ना। आज शाम में आइए, कल से, ठीक है ना।